प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 7th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 12 जो हमारी दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है। तो देखिए, 4 पिक्चर आप लोगों को दिखाई गई है। कुवत अल इस्लाम जामा मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, मोठ मस्जिद और जमाली कमाली मस्जिद। तो ये जो मस्जिद दी गई हैं, इनके निर्माण काल और इनसे जुड़ी अन्य जानकारी अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से, यानी अपने पाठ्य पुस्तक जो है, बुक है, उसकी सहायता से अब इनकी जानकारी इकट्ठी कीजिए। तो दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना बहुत अच्छा लगता था। तो इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए भी खरीदा जाता था। तो खलजी और जो तुगलक शासक थे वो बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही जो उनके ऊपर आश्रित थे कमज़ोर वर्ग के, उन लोगों को ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। तो ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। तो गुलाम और आश्रित जो लोग होते थे वो अपने मालिकों के प्रति वफादार रहते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं, यानी अपने जो जिनके अंडर में वो काम करते थे उन्हीं के प्रति वफादार रहते थे, उनके उत्तराधिकारियों के नहीं। तो नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप अगर किसी नए शासकों के सिंहासन पर बैठते ही वो नए और पुराने सरदारों में टकराहट, यानी उनके रिश्तों में कड़वाहट शुरू हो जाती थी। तो सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को अलग अलग आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया और ये इलाके इक्ता कहलाते थे, और जो इन इलाकों को संभालने वाला होता था उसे इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। तो मुक्ति का ये फर्ज होता था कि सैनिक जो हैं उनका नेतृत्व करना है और अपने इक्तों में कानून की व्यवस्था बनाए रखना है। जो सैनिक सेवा रखे हुए हैं उनको वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली, यानी उन दूसरों से वसूली किया करते थे। तो राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वो अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। मुक्ति जो थे वो लोगों को काबू रखने का उनका एक अच्छा तरीका ये था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता क्या था कि जो भिन्न भिन्न इलाकों के सूबेदार के रूप में उनको नियुक्त किया जाता था, तो वो थोड़े थोड़े समय के लिए मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए, यानी फिर वो दूसरे लोगों से अपना पैसा वगैरह इकट्ठा कर सके। तो अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के कठोर नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। तो अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में जो भू राजस्व था, यानी जिसकी भूमि होती थी उसका राजस्व था, तो उसके निर्धारण और वसूली के कार्य में राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। तो स्थानीय सामंत, यानी जो वहीं पर रहने वाले थे, उनसे कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया और उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया गया। तो उस समय 3 तरह के कर लोगों से लिए जाते थे। कृषि पर लिया जाता था, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। मवेशियों पर और घरों पर। तो इसी वर्कशीट से संबंधित आप लोगों को सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए हैं जो आप लोगों ने अपनी नोटबुक में करने हैं। तो फर्स्ट है, यदि आप सल्तनत काल में इक्तादार होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते। तो हम कौन कौन से कार्य करते यहाँ से लिखेंगे। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं फर्स्ट का आंसर। दूसरा है हमारा, अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में कर प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अलाउद्दीन खलजी का ये है, अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया और उससे वो छीन लिया गया, स्वयं कर देने के लिए बाध्य किया गया। तो ये आप इसका लिख सकते हैं दूसरा आंसर। तो अगर बच्चे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।